नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। इंसान और इंसानियत का कत्ल करके भी कई बड़े पहुंच वाले अपराधी अक्सर गवाहों को डरा धमकाकर कानून के शिकंजे से बच जाते हैं। ऐसे में तमाम मामले हैं जहां गवाहों की हिफाजत न होने पर अपराधी अदालत और कानून को मुंह चिढ़ा जाते हैं। अब विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद गवाहों की सुरक्षा का सवाल शोर कर रहा है। आज महापंचायत में इसी पर होगी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। अगर डर और दहशत के साए में विकास के खिलाफ गवाह नहीं मिले तो पुलिस के माथे पर यह बड़ा कलंक होगा। रिपोर्ट देखिए। तो क्या विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद गैंग्स ऑफ चौबेपुर का गेम ओवर हो गया है, या फिर यूं कहें कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त? क्योंकि इस पूरी पिक्चर में गवाहों का किरदार तो अभी बाकी है और गवाहों को डराने धमकाने का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। वैसे भी दुबे जी तो इस खेल के पुराने खलनायक रहे हैं। 1990 में गांव में हुई हत्या में विकास दुबे का नाम था, लेकिन दबंगई और डर के मारे परिवार वालों ने रिपोर्ट ही वापस ले ली। 1994 में कन्नौज के किसान सरमन की हत्या के मामले में विकास के खिलाफ गवाहों ने मुंह नहीं खोला। साल 2000 में प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या के केस में 4 गवाह थे। कोर्ट में चारों मुकर गए। कह दिया था कि दुबे जी ने क्या किया मिलॉर्ड, हमने कुछ नहीं देखा। साल 2001 में तो विकास दुबे ने थाने में घुसकर तत्कालीन मंत्री को मार दिया था, लेकिन पूरे थाने से अदालत के आंगन में कोई भी गवाही देने नहीं पहुंचा। 22 अक्टूबर 2002 को शाम शिवली नगर पंचायत के तत्कालीन चेयरमैन के घर पर बम और गोलियों से हमले में 3 की मौत हुई थी। विकास आरोपी बना, उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन बेल भी मिल गई। गिरफ्तार क्या किया, वो अपने इतनी सावधानी पूर्वक इतनी होशियारी से अपने आप को सेफ कर गया, वो अपनी जान बचा गया। इसमें यहाँ से यूपी पुलिस इतनी एक आर्मी के बराबर हैसियत रखती है, यहाँ से बच के निकल गया और उसको कल फरीदाबाद में दिखा रहे हैं, कभी कहीं दिखा रहे हैं और मिलता है वो उज्जैन में जाके। इससे इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। साल 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या में भी मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज हुआ, लेकिन गवाह न मिलने पर उसमें भी कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर कानून के किताब से तमाम धाराओं के मद्देनजर करीब 60 मामलों की माला है दुबे जी के गले में। लेकिन क्या मजाल कि किसी भी मामले में दुबे जी को सजा मिली हो। विक्रो कांड में कोई गवाही देगा, इसकी गारंटी बहुत कम है। पकड़ने से क्या होता है, छूट जाएगा, उसे क्या सजा मिलेगी? हाल के एनकाउंटर दिखाना चाहिए ना। उसे तो देखते ही गोली मार दी जानी थी, लेकिन वो दूसरे प्रदेश में पहुंच गया। ऐसा तो वो लोग नहीं कर सकते। अब यूपी पुलिस ही करेगी जो उसका करेगी। बहरहाल पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश को दहला देने वाले कृष्णानंद राय केस में तो 70 गवाह थे, लेकिन असुरक्षा के आलम में सभी मुकर गए। आसाराम बापू के केस के गवाहों के साथ क्या हुआ, किसी से छिपा नहीं रहा। ऐसे में विकास के इतिहास को ध्यान में रखकर विक्रो कांड के गवाहों की सुरक्षा का खास इंतजाम करना होगा, नहीं तो दुबे की दबंगई में गवाहों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। इसलिए सवाल यह है कि विकास तो गिरफ्त में आ गया, अब तो गवाहों को विकास से बचाओ। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो बीते वक्त में हो चला है 90, 94, 2001, 2002, 2004 में गवाह नहीं मिले हैं। इसी पर आज चर्चा होने वाली है, गवाहों की सुरक्षा को किस तरीके से मजबूत किया जाए। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सचिन रावत, नेता कांग्रेस, प्रेमकांत तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार सुब्रत त्रिपाठी जी, एक्स डीजी, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। जीएस अवाना जी हैं, एक्स डीसीपी दिल्ली पुलिस, हमारे साथ। आपका स्वागत है। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। चुनौती तो विकास दुबे को पकड़ने की थी, लेकिन अब लगता है कि बड़ी चुनौती सामने यह है विकास दुबे को मुकम्मल सजा देने की, दिला पाने की। जी देखिए,
सजा अदालत देती है, लेकिन जो सिस्टम है, अभियोजन पक्ष यानी जो सरकार है, ये उसके ऊपर जिम्मेदारी आयत होती है कि वह उतने गवाह और उतने मजबूत साक्ष्य पूरी मुस्तैदी के साथ समयबद्ध ढंग से अदालत के सामने रख पाते हैं जिन केसों में। हालांकि दुर्भाग्य कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम केस होते हैं जिनमें हमारा अभियोजन ऐसा काम कर पाए, वरना वो इतना ढीला ढाला पैंट सरकाता हुआ घूमता है अभियोजन का जो अधिकारी होता है, कि वो सारे गुंडे बदमाश मवाली चवाली जितने हैं वो सब बरी हो जाते हैं। आज मैं सुबह कह रहा था इसी बात को, कन्विक्शन का रेट भारत में जितना कम है उतना कम तो दुनिया के किसी बड़े मुल्क में नहीं, किसी बड़े मुल्क में नहीं। हमारे यहां अपराधी केवल एक मनौती मानता है कि एनकाउंटर से बच जाऊं, बाकी मैं देख लूंगा। विकास के 85 साल के पिता वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे हमारा लड़का बच जाए, बाकी हम पुलिस उलिस सब देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट तक, वो हम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो 10 केसों में ऐसा देख चुके, इसलिए उनका आत्मविश्वास है। यूं ही नहीं, हवा में नहीं है, बिल्कुल। वो जानते हैं कि गवाह और जांच अधिकारी आईओ ये कैसे खरीदे बेचे जाते हैं, कैसे धमकाए सटकाए जाते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है। और केवल मसला विकास का ही नहीं, मैं तो आपको उत्तर प्रदेश के 20 बड़े मामले गिना दूं जिनमें गवाह नहीं मिले, बड़े लोगों के, अपराधियों के। एक तो यह पक्ष है जो सरकार के लिए चुनौती होगा, प्रशासन के लिए चुनौती होगा। 3 लाख की पुलिस फोर्स जो उत्तर प्रदेश की है, ऐसी देश की सबसे विशाल फोर्स रखने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती होगा। आने वाले समय में ये इसी पर कसौटी आएगी। लेकिन इससे पहले मुझे लगता है एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, वो मसला है ये जो उज्जैन में हुआ आज सुबह। जी, इतना स्मूथली तो मैंने पारे को भी संगमरमर के फर्श पर फिसलते नहीं देखा। पारे से ज्यादा स्मूथ कोई चीज फिसलती नहीं। क्या बताया गया हमको, क्या दिखाया गया हमको कि जिस आदमी को हिंदुस्तान के 10 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही हो, सैकड़ों आईपीएस, सैकड़ों राज्य पुलिस के अधिकारी, सर्विलांस टेक्नोलॉजी के तमाम विशेषज्ञ, 10,000 लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के, 100 से ज्यादा टीमें, डेडिकेटेड टीमें, एसओजी, एसटीएफ, फलान ढिकान क्या क्या लगा है। उसको पकड़ा किसने? एसआईएस नाम की एक गार्ड मुहैया कराने वाली प्राइवेट एजेंसी के गार्ड ने। बताइए, इससे ज्यादा कोई रोचक फिल्म भी बनी है आज तक क्या बॉलीवुड में? नहीं बनी। इससे ज्यादा रोचक फिल्म बनी नहीं सिनेमा। जिसको 10 राज्यों की पुलिस और लाखों पुलिसकर्मी और सैकड़ों आईपीएस ढूंढ रहे थे, जिनके पास वीरता और परम वीरता के मेडल थे, अद्वितीय सेवा के, उसको किसने पकड़ा? आहा, उसकी तनख्वाह कुल होगी 8,000 रुपया। उसके पास केवल सीटी रहती है, डंडा भी नहीं होता उसके पास, सीटी और एक वॉकी टॉकी। वो भक्तों की लाइन लगवाता बेचारा। वो किसको पकड़ा? विकास दुबे को। और जब विकास दुबे को पकड़ा तो विकास दुबे बोला बंटी कहां है, बंटी कहां, उसको बुलाओ, को वीडियो बनाए। विकास दुबे ने ही वहां मौजूद जो पर्ची काटता है उसको ही निर्देशित किया कि भाई मीडिया वालों को बुला दो, बताओ कि कानपुर वाले विकास दुबे आए हैं। मीडिया आ गई, फिर आगे बढ़ो केस जरा फिल्म में। 4 पुलिस वाले, उसमें शायद लोग कह रहे 2 होमगार्ड है, उतना उनका बिल्ला भी नहीं दिख रहा है जूम करने के बाद भी, लेकिन लोग ऐसा करें 2 होमगार्ड भी है, 2 सिपाही हैं, जिन्होंने विकास को पकड़ा और गाड़ी में शीशे की तरफ उसका मुंह करके खड़ा किया। ऐसी लीला, इसको मैं महाकाल का चमत्कार कहूं, मध्य प्रदेश पुलिस का ऑस्कर विनिंग सीन कहूं,
क्या कहूं, उन्होंने बराए नाम एक डंडा भी हाथ में नहीं ले रखा था। मैंने जाने कितने पुलिस के पुराने लोगों से बात की होगी कि भाई इतने घातक अपराधी को पकड़ने वाली जो टीम होती है वो गांधी जी के सिद्धांत पर चलती है क्या कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो वो डंडा भी नहीं ले गए। ना 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 उन्होंने डंडा लिया, ना विकास ने कोई प्रतिरोध किया। ऐसा गुडी गुडी तो कभी नहीं हुआ, ना कभी नहीं हुआ। चलो हम मान भी लेते हैं भाई, इस पे भी यकीन कर लेंगे, जो होना था हो गया। लेकिन कुछ सवाल हमेशा शोर करेंगे। कल रात में महाकाल थाने के प्रभारी बदले गए, कल शाम को, और नए प्रभारी ने रात में ही चार्ज लिया आके। कल रात 8 बजे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उज्जैन और एसएसपी उज्जैन महाकाल गए दर्शन करने, नहीं 1 घंटे महाकाल परिसर का मुआयना किया। क्यों? ये संयोग है, प्रयोग है, क्या है? रात में ही चार्ज लेने की अर्जेंसी क्या थी? सावन का सोमवार तो अगले दिन था नहीं, और इस वक्त तो भीड़ भी नहीं महाकाल में, लिमिटेड लोगों की एंट्री है। क्यों? ऐसा क्यों बना? कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो पानी के साथ भी इनहेल नहीं होती, अंदर नहीं जाती। हम जानते हैं पुलिस वालों का कौतुक, वो कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। वो ये भी कह सकता है कोई सिपाही कि हम स्वर्ग से फला देवता को पकड़ लाए। सिपाही तो सिपाही कुछ भी बोल सकता है, कोई स्टोरी, कोई तहरीर दे सकता है, अदालत में गिर जाएगी तो मुंह लटका के दरोगा जी चले आएंगे। वो जानते मेरा क्या बिगड़ेगा भाई। 100 में 80 केस अदालत छोड़ रही है ड्यू टू लेचर इन्वेस्टिगेशन। किसी पुलिस वाले का कुछ बिगड़ते देखा आपने? ये सवाल शोर कर रहे हैं। सवाल ये भी शोर कर रहा है कि वो निकला कैसे। और इस पहलू पर बहुत कम ध्यान गया होगा कि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश भर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू इंपोज्ड है। इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों के अलावा किसी का भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। विकास कैसे चला गया? इसेंशियल सर्विस थी उसकी, अपराध में, अपराध तो इसेंशियल सर्विसेज में है नहीं कि गुंडे भी। कई सवाल है, और एक सवाल मैं और खड़ा करूंगा आज की बहस में, इसका जवाब भी मुझे चाहिए। फूलन देवी गिनिए, फूलन देवी, मलखान सिंह, डीपी यादव का लड़का विकास यादव, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, सुशील मूच, राकेश यादव, ब्रह्मा यादव, ये उत्तर प्रदेश के बड़े दबंग चेहरे, ये सब अपराध यहां किए और इन्होंने अपनी अपनी गिरफ्तारी कहां दिखाई? एक ने भुवनेश्वर दिखाई, ब्रजेश ने, मुख्तार अंसारी पंचकुला में, तो ब्रह्मा और राकेश यादव गोरखपुर में बम फेंक के विधायक को मारने वाले लोग, पटना में बताया गांधी मैदान में जुआ खेलते पकड़े गए। डीपी यादव के लड़के की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में दिखाई गई तो बताया गया 12 बोर का एक देसी तमंचा उनके पास पाया गया, आर्म्स एक्ट में पकड़ा है। क्यों भाई? अपराध यहां करने वाला हर आदमी बाहरी क्यों भागता है और कर कैसे देता है? मैंने इतने नाम गिना दिए, नए नाम इसलिए गिना दिए कि जो सचिन है या मान लो सुनील है, ये लोग कह सकते हैं कि पुराने हमें अब कहां याद है फूलन देवी और मलखान सिंह। कोई कारण तो होगा ना, कोई व्यवस्था होगी, कोई सेटिंग होगी, कोई गेटिंग होगी, कोई मसला होगा। यूं ही तो नहीं कोई भागता। तेरा तुझसे पहले कहे मेरा नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। और उसमें मध्य प्रदेश का तो रिकॉर्ड है, उसने देश भर के अपराधियों को अपने यहां सरेंडर कराया और इतना पीसफुल सरेंडर कराया कि कहीं कोई हुज्जत नहीं, चाय नाश्ते के साथ सरेंडर पैकेज है जैसे लगता। फूलन ने वह भिंड में सरेंडर किया, मलखान ने वहां सरेंडर किया, विकास यादव ने वहां सरेंडर किया, विकास ने वहां सरेंडर किया। जैसे हेल्थ टूरिज्म है ना, ऐसे सरेंडर टूरिज्म भी शुरू कर दो कि सरेंडर करना हो तो मिले या लिखे, हमसे अच्छी सर्विसेज कहीं नहीं।
हरीश श्रीवास्तव जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? जी, दो सवाल आपसे पूछूंगा। एक तो जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा लगातार 6 दिन कि 10,000 बहादुर जवान, 100 डेडिकेटेड टीमें, सारी तकनीकों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, पाताल में भी छुपा होगा विकास, तो गर्दन पकड़ के लाएंगे। वो नोएडा शिवली में रहा 2 दिन, फिर नोएडा आया, नोएडा में रहा, फिर यहां से चलते चलते खड़ामा उज्जैन पहुंच गया और वहां इतना शानदार ढंग से सरेंडर कर दिया। एक ये हुआ कैसे? सर्विलांस सिस्टम कहां था? रोड पर जो नाके हैं वो कहां थे? कर्फ्यू कहां था? और दूसरा सवाल, गवाह अब कैसे बचेंगे? नहीं देखिए अमिताभ जी, इसको लेके तो सवाल जिस दिन से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस दुर्दांत अपराधी ने की, उसी दिन से पूरे वातायन में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, लगातार इतने लंबे कालखंड में जिसके ऊपर 60 मुकदमे हो और हर मुकदमे में उसको जमानत मिल जाती है। नहीं हरीश जी, वो तो चलो पुरानी बात छोड़ो, और हम ये कह रहे हैं जब 10,000 पुलिस वाले कभी अलर्ट नहीं रहे विकास के लिए, जब 10,000 पुलिस वाले अलर्ट थे, चप्पे चप्पे पर निगाह थी, परिंदा पर नहीं मार सकता था, तो ये विकास निकल कैसे गया नोएडा से होते होते छैया उज्जैन तक? देखिए अब इतना सातिर न होता, अगर वो इतना सातिर न होता, इतना सातिर दिमाग न होता, तो लगातार इतने अपराध करता रहा और सब अपराधों में बचता रहा, कभी इस दल कभी उस दल, सब जगह संरक्षण भी लेता रहा, तो सातिर दिमाग तो था, तब तो वो इतना लुका छुपी का खेल खेलता रहा। और लगातार उस दिन से जब इसके कई साथी मार दिए गए और कई साथी जेल पहुंच गए, तो ये भी तो दहशत में था कि कब पुलिस इसका इनकाउंटर कर देगी। जो फरीदाबाद में कल इसकी लोकेशन मिली थी और पुलिस से के हाथ पहुंचते पहुंचते ये निकल भागा, तो ये इसने, मुझे जो ऐसा प्रतीत होता है कि महाकाल मंदिर का जो इसने स्थान चुना वहां सरेंडर करने का, कि वो मंदिर है, वहां गोलीबारी इस तरह की नहीं चलेगी, या जो भी इसकी प्लानिंग रही वो अब तो गोली तो कोई लेके गए नहीं, चलेगी क्या? जब हरीश भाई, वहां तो कोई फुलझड़ी भी लेके नहीं गया पुलिस वाला, फुलझड़ी भी लेके नहीं गया भगवान के नाम पर, वो तो टहलते हुए गए पुलिस वाले होमगार्ड। नहीं ठीक नहीं, बिल्कुल डंडा भी नहीं था, भगवान की ऐसी कृपा। नहीं बिल्कुल ठीक बात, जेब कतरा भी पकड़ा जाता है तो 20 जूता 40 लाख पुलिस का फिक्स है। जो सवाल उठाए, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा लगा कि इंतजार कर रहे थे कि भैया आओ। जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई है, नहीं जी, जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो वो तमाम सवाल जो आपने उठाए हैं तमाम लोगों के जहन में वो उठ रहे हैं कि भाई ये इतना बड़ा अपराधी इतनी आसानी से जिस तरह से सरेंडर किया कैसे हुआ, इसको तो तमाम लोग ये सवाल उठ रहे हैं, उठेंगे। लेकिन ये तो पुलिस की उसकी पूछताछ के बाद ही ये सच उजागर हो सकता है आपको रोकेंगे कि भाई ये किन लोगों का सर पे रहा, किन लोगों के मदद से वो वहां पहुंचा और कैसे पहुंचा। हरीश जी एक अभी रोकेंगे, मैं जीएस अवाना के पास चलूंगा, पुलिस के सीनियर ऑफिसर रहे हैं, जरा समझूंगा कि ऐसी भी फिल्मी पटकथाएं पुलिस लिख लेती है। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश पुलिस को अब राष्ट्रीय पुलिस घोषित कर देना चाहिए, नेशनल पुलिस इक्विवेलेंट टू आर्मी, और जितने भी देश के दुर्दांत अपराधी हैं एनसीआरबी की लिस्ट में, उन सबको सरेंडर पैकेज का डील करने का काम इसी को दे देना चाहिए। इससे बेहतर काम कोई नहीं करेगा, 15 दिन में सबका सरेंडर करा देंगे और ऐसा पीसफुल करा देंगे जहां कतई एक पटाखा भी नहीं चलेगा। पर टीवी पे देखेगा आदमी कि भाई 4 होमगार्ड आए, उन्होंने 100 कत्ल करने वाले को पकड़ लिया, 200 कत्ल करने वाले को पकड़ लिया और सरेंडर हो गया। अब वो अपना नाम खुद बता रहा है कि मैं एक्स हूं, मैं वाई हूं। खैर अवाना साहब एक चीज मुझे बताइए, हम लोगों ने बड़े कौतुक देखे 30 साल की पत्रकारिता में, लेकिन इससे बड़ा कौतुक नहीं देखा। हमने फूलन को देखा, हमने मलखान को देखा, हमने छबीराम को देखा, हमने पोथी को देखा, ददुआ को देखा, मुख्तार को देखा, ऐसा करिश्मा नहीं देखा जो आज उज्जैन में देखा।
गजबे हो गया नहीं? अग्निहोत्री होम गार्ड पकड़ लिए और गेट वाले गार्ड पकड़ लिए जो गेट कीपर होते हैं। गजब है नहीं? अग्निहोत्री जी, मैं जो आपने शुरू में एक भूमिका में एक बात कही, मैं उस पर सबसे पहले आऊँगा। आपने कहा कि कन्विक्शन रेट इतना लो क्यों है। जी मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। जी हमने जो चीज़ें अडॉप्ट की वो ब्रिटिश पीरियड की हैं और उसके बाद से लगातार चली आ रही हैं। जैसे सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट जी और सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो दोनों सेक्शन ये कहते हैं कि पुलिस का जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है। ठीक है, पुलिस का तो अमाना साहब, नहीं, नहीं, मेरी बात सुनिए। एक मिनट अमाना साहब, मेरा फोकस आज की बहस में सिर्फ इतना है, बट टू द पॉइंट, कि अभी तक का रिकॉर्ड ये बताता है पुलिस बड़े अपराधियों से जुड़े मामलात में गवाहों की हिफाजत नहीं कर पाई, इसलिए कोई गवाह टर्न अप हुआ ही नहीं कोर्ट में। नहीं, मैं सिर्फ उतनी बात पर आज टिका हूं। आप ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि कोई भी विटनेस जो है वो किसी क्रिमिनल के खिलाफ जाता नहीं और कोर्ट में जाके हॉस्टाइल हो जाता है और पुलिस की गवाही कोर्ट मानता नहीं, इसलिए वो सारे छूट जाते हैं। आज आवश्यकता है कि आप इस कानून को पहले कानून बदलेगा। ठीक है, आप आएंगे आपके पास। सुनील साजन, बड़ा मसला ये, अमाना जी कह रहे हैं कि पुलिस की गवाही नहीं मानती, ठीक, लेकिन संतोष शुक्ला के मामले में पुलिस की गवाही मान्य थी, चूंकि मर्डर थाने के अंदर हुआ था, वहां और कोई गवाह था ही नहीं, पुलिस वाले ही थे। 25 सिपाही और 5 सब इंस्पेक्टर को नेम्ड किया गया गवाह में कि ये लोग मौका वारदात पे मौजूद थे थाने में। ऐसी प्रभु की लीला, वो सब मुकर गए। बोले जी ने हमने नहीं देखा। बोले फिर मर कैसे गया थाने? बोले पता नहीं, दे दो फांसी, हमने नहीं देखा। और बाहर निकल के मुस्कुराते हुए आ गए। कैसे भरोसा करे मुल्क जिसने कृष्णानंद राय की हत्या का प्रसंग देश ने देखा? मैं 100 उदाहरण गिना दूं। कृष्णानंद के मामले में कई हजार राउंड गोली चल गई थी, अंधाधुंध पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया था, गाड़ियों की परखच्चे उड़ गए थे, लाशों के तो छोड़ो। क्या हुआ? एक भी आदमी ने यह नहीं माना कि मैंने पटाखे की आवाज भी सुनी। हजारों लोगों की रिहाइश का इलाका छूट गए कि नहीं छूट गए सब? 5 मुकदमे तो विकास के हैं जिनमें गवाह टर्न अप नहीं हुए। यही अभियोजन रहा होगा ना? सरकार किसी की रही हो, पुलिस तो यही रही होगी ना जो फाइल लेके गई होगी अदालत में। बोले कौन कौन है? बोले रामलाल, मैकूलाल, हीरालाल, मोतीलाल, ये गवाह है। बोले कहां है? और बोले सब भाग गए। सुनील साजन, यही परिस्थिति अब नहीं बनेगी? दूसरे केसों में और इस केस में थोड़ी सी परिस्थिति बदली हुई इसलिए जरूर रहेगी क्योंकि यहाँ वो पुलिस वाले गवाह होंगे जो घायल हुए हैं। खैर उनमें से जब 50 लोग गए तो 50 में 8 शहीद हुए, 7 घायल हुए, कुछ मुखबिर थे जो पीछे थे, लेकिन कुछ लोग जो घायल हुए वो तो वहां की परिस्थितियां बताएंगे कि कैसे गोली चली, कैसे क्या हुआ। मैं बहस में सबसे पहले इस बात को रखूंगा कि वो उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, उसकी आपने पूरी कहानी बता दी है, क्योंकि फूल वाला कुछ बोल रहा है, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कुछ बोल रहा है, वहां की पुलिस कुछ बोल रही, वहां के गृह मंत्री कुछ बोल रहे, चारों के अलग अलग बयान है। और ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस से ज्यादा होशियार और ज्यादा ताकतवर वो निकला लाखन यादव जो सिक्योरिटी गार्ड था जिसने पहले उसको पकड़ा। मैं केवल इसमें यह कहना चाहता हूं आपकी डिबेट के माध्यम से, इस केस को योगी सरकार को दूसरी तरीके से लेना पड़ेगा। योगी सरकार इसमें इंतजाम करे कि जल्द से जल्द चार्जशीट लगाए पुलिस और डे बाई डे पार्ट टैक्स कोड बना करके
सरकार मौका ही न दे उस अपराधी को, कुख्यात अपराधी को, कि वो गवाहों से बात कर पाए, उनको तोड़ पाए। फास्ट रिस्पेक्ट जब कोर्ट में जाएगा मामला, डे पर डे जब सुनवाई होगी, और तब तक सरकार और पुलिस दोनों की जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं जितना समझ सकता हूँ, जिस तरीके की ये घटना है, नरसंहार है पुलिस का, इसमें फांसी से छोटा कुछ भी कोई सजा नहीं होगी जी। तो ये योगी सरकार तय करे कि जब तक उस कुख्यात अपराधी को फांसी नहीं दिला जी। देगी, तब तक वो नहीं मानेगी। ठीक बात। लेकिन इस पर संदेह इसलिए होता है अमिताभ जी, कि जिस तरीके से 7 दिन से उसको बचाया जा रहा था, आखिर वो चेहरे सामने आएंगे कि नहीं आएंगे। अमिताभ जी, मुझे आश्चर्य हुआ जब मध्य प्रदेश की पुलिस ने कहा कि हमने इसके मोबाइल को डायल करके देखा तो ट्रू कॉलर से विकास दुबे का नाम आ रहा था। तो इसका मतलब वो 7 दिनों से अपने मोबाइल नाम का मोबाइल सिम लेकर के, मोबाइल लेकर के वो ट्रेवल कर रहा था। तो कहाँ गई यूपी पुलिस की टेक्नोलॉजी? ठीक है, हमारे एक, ठीक है सुनील भाई आएंगे आपके पास। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि भाई साहब ट्रू कॉलर को 5 लाख का इनाम मिलना चाहिए। किसी ने पकड़ा, ट्रू कॉलर ने पकड़ा, कोई पुलिस नहीं। ट्रू कॉलर जिंदाबाद, गूगल भैया जिंदाबाद। बोले 5 लाख का इनाम इनको मिलना चाहिए। मैंने अपने एक साथी से कहा लखनऊ में कि भाई डीजीपी साहब से पूछो कि ये 5 लाख किसको मिलेंगे। वो जो गेट पर गार्ड है प्राइवेट एजेंसी का, उसको, जो होम गार्ड थे जो इसको पकड़े उनको, या ट्रू कॉलर को। तो उसने कहा कि अभी पुलिस कह रही है, अभी डिसाइड करेंगे, एफआईआर वगैरह हो जाए, फिर उसके बाद देखेंगे कि किसको देना है। खैर, प्रेमकांत जी आपके पास सबसे अंत में आऊंगा। सचिन रावत, मेरी चिंता अब, उज्जैन का ड्रामा मैंने छोड़ दिया, भूल गया, जो कुछ कहना था कह दिया। मेरी चिंता अब इस बात में है, जो बात सुनील साजन कह रहे हैं वो आंशिक तौर पर ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे जिसमें पुलिस वालों की हत्या हुई और पुलिस वाले गवाही से मुकर गए। बाहुबल का यह पराक्रम होता है, धनबल का यह पराक्रम होता है। 50 लोग गए थे, 8 शहीद हुए, 7 घायल हुए, 8 और 7 15। 35 लोग डरपोक और कायर किस्म के पुलिस वाले भाग गए थे। ये गवाही देंगे? घायल में से भी कितने गवाही देंगे कि नहीं देंगे? अभी तक टीवी पर जो बाइटें आ रही थी आज सुबह से पहले तक, वो दूसरे किस्म की थी। अब जो बाइट आ रही है बिकरू गांव से, अब कोई कुछ नहीं बोल रहा। वो 5 दिन इसलिए बोले क्योंकि उनको लग रहा था कि खबर दूसरी आएगी, जो बउआ की आई, जो दूसरे की आई, प्रमोद की आई। इसी मंच पर उत्तर प्रदेश के एक पूर्व डीजीपी बोलकर गए थे कि अमिताभ जी, अगर विकास यादव जेल में रहेगा तो गवाह ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ढूंढ मिलाओगे तो उनको सुप्रीम कोर्ट तक टिकाए रखना मुश्किल हो जाएगा। सचिन रावत। देखिए अमिताभ जी, जिस प्रकार आपने बताया, और कई मामलों में ऐसा हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा कि विकास दुबे नाम का जो आतंकवादी है, ये 1992 से लेकर के 2020 तक लगातार वारदात करते हुए आया था और 60 से ज्यादा मुकदमे थे इस पे। लेकिन आपने देखा होगा कि वो हमेशा बरी हो जा रहा था। जो गवाही देने वाले थे वो मुकर जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसका ये मतलब है, इसके तार जो है बहुत अंदर तक जुड़े हुए हैं। आप मेरा सवाल नहीं समझे भाई, सुनो एक मिनट दूसरी बाबू। बात, सचिन रावत, आप मेरा सवाल नहीं समझे। केवल विकास का सवाल नहीं, विकास की दादा की उम्र वालों का भी मैंने बता दिया। उनके खिलाफ भी कोई गवाह कभी नहीं टिका। मैं इस ट्रेंड की बात कर रहा हूं। विकास यादव तो छोटा नाम है, मुख्तार अंसारी है, ब्रजेश है, बहुत सारे लोग हैं। कितनी बार एक शो में नाम लूंगा। उनके खिलाफ कभी कोई अदालत में नहीं टिका। गलती से जिसने कहीं कोई बयान दे भी दिया, वो अगली हियरिंग पे गया और वापस ले आया, बोले जी सजा दे दो लेकिन बयान वापस लूंगा। टिकाएंगे कैसे? और अगर टिकाने की क्षमता अब आ गई तो पहले के केसों में क्यों नहीं टिका लिए थे गवाह? जी जी सचिन जी। अमिताभ जी, जिस प्रकार और भी जितने भी मुजरिम हैं
उनको भी आपने देखा होगा कि इतना बड़ा वो जो बाहुबल वो लोग स्थापित कर लेते हैं क्षेत्र में कि उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है और वो बरी होकर के आ जाते हैं। उसके बाद में वो लगातार वारदातों को अंजाम देते हैं। अगर इससे पहले जब ये घटना हुई उसके बाद में आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ साहब ने एक लिस्ट जारी की थी बदमाशों की, अभी तक वो क्यों नहीं जेल की सलाखों के पीछे गए हैं? क्या यह समझा जाए वो सिर्फ एक खाना पूर्ति है? मुझे तो यही लगता है कि इसके भी तार बहुत आगे तक जुड़े हैं। जिस प्रकार ये सुनियोजित आत्मसमर्पण जो कि मंदिर में कराया जाता है, इन लोगों ने मंदिर को भी नहीं छोड़ा और मंदिर में भी आत्मसमर्पण करा दिया। और ये लोग ये समझाते हैं देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, अपनी पीठ थपथपाते हैं, ना कि उत्तर प्रदेश का जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की सरकार है। ठीक है सचिन, मैं प्रेमकांत तिवारी जी के पास रुकना, सचिन रावत रुकना होगा कोर्ट में। जी ठीक है, रुकना होगा भाई, मैं प्रेमकांत तिवारी जी के पास चलूंगा। तिवारी जी, दो सवाल। पूर्वांचल में कुछ वर्ष पहले एक बड़ी हत्या हुई एक प्रशासनिक अधिकारी की। मैं पूरे केस को खोलना नहीं चाहता, इसलिए आप समझ जाएंगे। पूरे प्रदेश का, देश भर में हंगामा मचा। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सीनियर आईपीएस ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहा कि भाई साहब, कोई पुलिस छोड़ो, आप अमेरिका की एफबीआई लगा दो यहां गांव में, भैया के खिलाफ गवाह नहीं मिलेगा। और उसकी बात सच साबित हुई। आर्को नार्को पोलियोग्राफी कौन ग्राफी सब हो गई, हिंदुस्तान भर की पुलिस लग गई, लेकिन गवाह नहीं मिला। हमारे सामने तो अनुभव है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे। एक और दूसरा, मैं आपके पास सवाल लेके आ रहा हूं, वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2022 में चुनाव है तिवारी जी। जो विकास कानपुर और कानपुर देहात, दो जिलों में जितवाने और हरवाने की भूमिका में रहा लगभग 1.5 दशक 2 दशक से, जिसकी कृपा से जिला पंचायत अध्यक्ष बने और जो उसकी कृपा से नहीं बना वो मारा गया, जिसकी कृपा से सैकड़ों ग्राम प्रधान चुने गए, सैकड़ों जिला पंचायत मेंबर्स चुने गए, विधायक चुने गए, जिसकी देहरी पर माथा टेकने उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक अध्यक्ष जाते रहे। उसने मान लीजिए मन कर लिया कि अब तबीयत थोड़ी भुरभुरी हो रही है, मैं खुद ही लड़ूंगा विधायक का चुनाव, तो ये माननीय हो जाएंगे। तब आप सही कह रहे हैं जी अमिताभ जी। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। इसका मतलब एक ये है कि जितने भी आपने उदाहरण दिए हैं, और ये जितने भी ताजा से ताजा जो है वो विकास दुबे का है जी। इसका मतलब जब इन्होंने मारा किसी को तब तो समर्थ थे ही, मारने के बाद में गवाही न मिलना, गवाहों का मुकर जाना, वो भी इनकी सामर्थ्य का एक घोषणा पत्र है। और जाहिर है कि अब वो बच गया है, वो घोषणा पत्र है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब वो बच गया है तो तय जान लीजिए कि कोई भी इसमें अब गवाही देने की हिम्मत नहीं करेगा। और जैसा कि अभी सचिन रावत जी ने कहा कि हो सकता है कि वो लोग जो घायल हुए हैं वो थोड़ी सी हिम्मत करें, और चूंकि पुलिस तिलमिला गई है उत्तर प्रदेश की, तो मुमकिन है कि इस बात पर पुलिस अपने कर्मचारियों को थोड़ा संरक्षण दे, प्रोटेक्शन दे। और ये भी हो सकता है कि जो प्रदेश का प्रशासन है, सरकार है, उसके मुखिया भी इस बात पर अडिग हो जाए कि चलो हमको इस मामले को बिल्कुल वारा न्यारा करके ही रहना है, तो थोड़ी सी हिम्मत मिल जाए उनको। ये तो एक बात हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए, मैं इसमें एक और चीज सूंघ रहा हूं कि ये जो बड़े से बड़ा काम किया जाता है अपराध का, ये दुर्दांत अपराधी जो काम करते हैं, इसमें इनकी भविष्य की योजनाएं भी शामिल होती हैं। विकास दुबे को इस समय बिल्कुल माफिया वर्ल्ड में एक इतनी महत्वाकांक्षा उसके सर पर तांडव कर रही है कि वो चाहता है कि आगे चल करके अभी जो हम कानपुर रीजन, कानपुर जोन, इसमें वर्चस्व है हमारा, इसमें हमारी दबंगई चलती है, ये उत्तर प्रदेश
और अक्रॉस द बॉर्डर उत्तर प्रदेश, वहां पर भी हमारा नाम चले भाई, ये महत्वाकांक्षा और इस तरीके से थर्राहट बिल्कुल पैदा हो जाए लोगों के बीच में, तो वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी उसकी हो सकती है। और राजनीति में भी उनकी मां ने, आपने देखा होगा कि 3 पार्टियों के नाम लिए उन्होंने और ये बात कही कि इसमें भी रहा, उसमें भी रहा, सपा, भाजपा, बसपा, तीनों का नाम लिया उसने, मां ने उनकी। और अब ये दिखाई पड़ रहा है कि विकास दुबे चूंकि बच गए हैं, सरेंडर बिल्कुल स्टेज मैनेज कर लिया है, गिरफ्तारी देना कह लीजिए या गिरफ्तारी करना कह लीजिए, लेकिन ये पूरे तौर से स्टेज मैनेज। ठीक है, मैं एक ही मूल प्रश्न पर, जिस मूल प्रश्न पर प्रदेश की चिंता है, देश की चिंता है, हम सब की चिंता है, उसी पर एक सबका उत्तर लूंगा। हरीश जी, आपसे बात शुरू करता हूं जी। इस केस में क्या ऐसा अलग है जिससे हम ये आश्वस्त हो सके कि पिछले हजारों बाहुबलियों के मामले में भले ही एक भी गवाह नहीं कोर्ट में टिका हो, लेकिन इस बार सारे टिक जाएंगे? इस आशावाद के पीछे क्या कारण है या क्या तर्क है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कमिटमेंट है अपराध पे जीरो टॉलरेंस का जी, और उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का उनका जो संकल्प है, वो इसमें अन्य मामलों से अलग है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस दुर्दांत अपराधी को सजा मिलेगी। जी, सचिन, आपको क्या लगता है, क्या अलग है जिससे देश और प्रदेश ये इत्मीनान करे कि नहीं, इस बार जो लोग पहली बार अदालत जाएंगे गवाही देने, वो अंतिम लड़ाई तक टिके रहेंगे? ये तो बाहुबली, हमने तो आसाराम बापू को देखा, बापू के खिलाफ 6 गवाह अब तक परमात्मा को प्यारे हो गए। बताइए, इतना पराक्रम तो बापू का है। सचिन, देखिए अमिताभ जी, सरकार को, प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए और जो गवाह हमारे पुलिसकर्मी साथी हैं उनको पूरीतः सुरक्षा दी जाए और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द निपटाया जाए। और दूसरी एक और बात, जहां तक हरीश जी ने कही थी जीरो टॉलरेंस की बात, जब आपकी सरकार को 3 साल हो जाते हैं, आप विकास दुबे जिसपे 60 से ज्यादा मुकदमे थे, आप एनएसए लगा नहीं पाते, जब 3 साल बाद वो वारदात को अंजाम दे देता है, जब हमारे 8 जो पुलिसकर्मी जो शहादत दे देते हैं, उसके बाद आप ठीक है, ऐसे ये सवाल ठीक है और मौजूद सवाल ठीक है। सचिन, समय कम है भाई, रोकूंगा। अवाना साहब, ठीक है सचिन, समय कम है भाई। अवाना साहब, इस केस में ऐसा क्या अलग जो हमको ये भरोसा दे कि गवाह टिके रहेंगे, और खासतौर पर उस बिकरू गांव के गवाह टिके रहेंगे, जिस गांव में पिछले 20 साल से विकास की इच्छा के विरुद्ध पत्ता नहीं हिला। ये जान लीजिए, कोई रजिस्ट्री नहीं हुई उसको बिना हिस्सा दिए, कोई फैक्ट्री नहीं लगी उसकी बिना मर्जी के, कोई प्रधान नहीं चुना गया उसकी मर्जी के बिना, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं चुना गया उसकी मर्जी के बिना, कोई इंस्पेक्टर नहीं रहा थाने में उसकी मर्जी के बिना। विकास दुबे जैसे लोग जी पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी होते रहे। जी, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब तक उस प्रॉब्लम की जड़ में जाके आप खत्म नहीं करेंगे, जब तक नहीं होगा। जी जी, एक क्या कारण है कि एक आज पुलिस से डरता है और अदालत जाते हुए खुश होता है, एक क्रिमिनल आज इनकाउंटर ना कर दे इससे डरता है। और क्या कारण है कि एक अदालत उसको कन्विक्शन देती है, दूसरा छोड़ देती है, या दूसरी जो अदालत है वो छोड़े हुए को कन्विक्शन देती है, जबकि केवल ट्रायल कोर्ट में एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं, इसके बाद ना हाई कोर्ट में होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, वही एविडेंस होता है और उसी एविडेंस के बेस पे एक अदालत छोड़ती है, एक ये करती है। जबकि ये समस्या मैं आपने कहा इक्विटल की बात कि छूट जाता है, पुलिस वाले के खिलाफ क्या एक्शन होता है,
हर इक्विटल पे एक्शन होता है, उस पुलिस वाले के खिलाफ डिसमिस भी होते हैं, ये भी होते हैं, पर क्या ये व्यवस्था प्रोसिक्यूशन? ठीक है, समय कम है। अगर डिसमिसल होता तो भारत की जितने स्टेट है उनकी सबकी पुलिस अब तक खाली हो गई होती। नहीं, बहुत रिकॉर्ड है। अरे ठीक है भाई, अब यहाँ बहस का समय नहीं, मैं भी जानता हूं उस चीज को। प्रेमकांत जी, लाख टके का सवाल यही, दो तरह की गवाहियां चाहिए होगी इस केस में सजा के लिए। जितना मैं जानता हूं, मैं वकील नहीं हूं, जितनी सामान्य समझ से जानता हूं, एक गवाही उन घायल लोगों की होगी बहुत महत्वपूर्ण पुलिस के, और दूसरा रूल ऑफ लॉ यह भी डिमांड करेगा कि जिस गांव में घटना घटी उस गांव के लोग भी, उतना जघन्य घटना घटी है, सैकड़ों राउंड गोलियां चली हैं, भयंकर भयंकर हथियारों से हाहाकार मचा है, 1-1.5 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा रहा है, तो वहां के लोग भी गवाही दें। ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस बात है। आपको लगता है बिकरू गांव में जो 20 साल से विकास की छाया के से बाहर नहीं निकला, जो उसने कहा वही कानून हो गया, थानेदार को चप्पल से मारा, जूते से मारा, चौराहे पर मारा, मुंह में रिवाल्वर लगा दी, कभी मोबाइल छीन लिया, उसके बाद भी थानेदार भैया प्रणाम करके चले जाते रहे, बोले बस आपका आशीर्वाद बना रहे। उस बिकरू गांव से गवाह खड़ा करना सरल काम होगा, और खड़ा कर दे तो उसको सुरक्षित रखना। ये बात आप तो सही कह रहे हैं। बिकरू गांव या गांव जवार से उसके खिलाफ कोई गवाही मिलेगी, इसमें मुझको कोई शक नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात ये जरूर मैं महसूस कर सकता हूं, जो विक्टिम्स हैं, अगर विक्टिम्स की एविडेंस, उसमें कुछ लोग टिक सकते हैं। और बाकी एक चीज जो आपने शुरू में कही थी, कन्विक्शन रेट वाली बात, दूसरी बात अभी सचिन रावत जी ने भी कही, फास्ट ट्रैक कोर्ट वाली बात, जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात है, उस चक्कर में तीसरी बात एक ये है कि गवाहों को कोई प्रोटेक्शन ना मिलना। अंग्रेजों की जब यहां से सत्ता चली गई और आजादी मिली, तब के 1 दशक तक तो ये प्रैक्टिस चली आ रही थी कि गवाहों से पूछा जाता था 15-20 दिन में, तुमको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, तुमको कोई प्रताड़ित तो नहीं कर रहा, डरा तो नहीं रहा, धमका तो नहीं रहा। लेकिन अब वो प्रैक्टिस भी खत्म हो गई, बल्कि पुलिस वाले खुद ही उसमें मदद करने लगते हैं कि गवाही टूट जाए, अगर कोई दबंग आदमी है, कोई वर्चस्व नहीं, हर चीज की मिठाई है भैया। ये तो हाँ, हर चीज की मिठाई तय है कि इसके बदले में बालूशाही है, इसके बदले में चमचम है, इसके बदले में रसगुल्ला है, सबकी मिठाई तय है, कोई समस्या थोड़ी ना। सुनील सिंह साजन, सारी उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि गवाही मजबूती से हो, और केवल घायल लोगों की गवाही से निर्णय नहीं आ पाएगा, ये भी जान लीजिए। उसमें जहां घटना घटी वहां के चश्मदीद भी होने चाहिए। जी देखिए अमिताभ जी, घटना से अगर आप ये उम्मीद करें कि घटना स्थल से कोई गवाह मिलेगा, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बेईमानी है। और अगर पुलिस की गवाही से उसको सजा नहीं हो रही है, तो 200 से अधिक तो पुलिस वाले जो संदेह के घेरे में हैं, कई बड़े अधिकारी जो संदेह के घेरे में हैं, और जिस तरीके से उसका आत्मसमर्पण हुआ है, अब तो शहीदों के घर वालों के भी बयान बदल गए हैं, उसको भरोसा नहीं रहा, उनको लग रहा है कि पूरी की पूरी सरकार उस विकास दुबे के साथ खड़ी है, पूरा सिस्टम खड़ा है। तो जब ये लग गया कि सिस्टम उसके साथ खड़ा है, ऐसी स्थिति में गवाही कैसे हो पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक बहुत बड़ा सवाल है। संपादकीय टिप्पणी के लिए अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं, प्लीज सर। एक प्रश्न, एक बात आई थी, शायद सुनील भाई ने कही थी कि पुलिस वालों की शहादत हुई है। हाँ, गाजीपुर कांड में भी पुलिस वालों की शहादत हुई थी, क्योंकि उनके पास अपने गनर भी चलते थे कृष्णानंद के साथ, और सरकारी पुलिस सुरक्षा भी थी उनके पास, सिटिंग एमएलए थे, और उनको खतरा था, थ्रेट परसेप्शन था, इसलिए सरकारी पुलिस वाले भी चलते थे असलहा के साथ। वो मारे गए, सब बचा कोई नहीं था वहां। कौन गया गवाही देने? ना पुलिस मिली, ना गांव जवार के लोग मिले। 4 लोग मारे गए, 3 लोग एब्सकॉन्डर हो गए।
दो बचे वो मुकर गए, बोले नमस्ते करो घर जाओ। हमने बहुत सारे दृश्य देखे और पूर्व के मुकदमों में इसी थाने के आईओ रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के ही रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि वो यूथोपिया से आए होंगे जो इसके खिलाफ 70 केसेस है, 60 केसेस है। उनमें किसी गवाह में इतनी ऊर्जा क्यों नहीं भर पाया सिस्टम कि भाई खड़े रहो, हम पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखे तुम्हारा साला को कैसे बाल बाका करता है। क्या ऐसी ताकत हम भर पाए? उत्तर है नहीं। आज मेरी शहीद के परिजनों से भी बात हुई, गांव के कुछ लोगों से भी बात हुई। मैं सच कहूं हरीश जी, लोग सहम गए हैं। ईमानदारी से, हृदय से बोल रहा हूं, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लोग सहम गए हैं। वो कह रहे हैं भैया अब तो फिर क्या, कुछ नहीं हो सकता, वो जेल में रहे या गांव में रहे बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये उत्तर प्रदेश अभ्यस्त है इस प्रक्रिया को जानने का। जेल से मोबाइल पर बात हो जाती है, जेल में दरबार लग जाता है, जेल में रंगदारी वसूल हो जाती है। जेल में कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो पाता, जो बाधित हो जाता है? वर्क फ्रॉम होम टाइप का मामला है, वर्क फ्रॉम जेल। कहां समस्या है आप बताओ, मैं उदाहरण देके बता दूं। और एक बात शायद सचिन या किसने, प्रेमकांत जी ने शायद कही, हमको सोचना चाहिए, मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन हमको सोचना चाहिए कि जो भी अपराधी है बड़ा, वो कहता है कि भाई किसी तरीके से मेरी गिरफ्तारी हो जाए, बस गिरफ्तारी से पहले ना मारा जाओ। उसके बाद अदालत की कार्रवाई को लेकर वो इतना खुश क्यों हो जाता है? उसकी खुशी खलती है भले आदमी को, पीड़ित पक्ष को। जी, क्या अदालतें जुरासिक पार्क है, इंटरटेनमेंट के स्थान है क्या? नहीं ना। फिर ये लोग अपराधी खुश क्यों हो जाते हैं? कोई तो वजह होगी ना। और इस बात बहस को मैं समाप्त करूं तो उससे पहले एक बात मुझे याद आती है। 85 साल के आसपास के हैं विकास दुबे के पिता। उन्होंने जिस दिन विकास का घर गिराया उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उस दिन उन्होंने एएनआई को एक बयान दिया, सबने चलाया, हमने भी चलाया। उनसे पूछा कि आपने चाचा को सुना? बोले ना, कोई हंगामा गोली के बाद? बोले कुछ नहीं सुना। बोले लेकिन यहां तो इतने लोग मारे गए। तो बोले फिर जो लोग मारे गए ये जिन्हें देखा उनसे पूछो जाके। दूसरा उनसे सवाल हुआ, वो उसी घर में मौजूद थे जब इतने राउंड फायर हुआ, आकाश हिलने लगा, धरती डोलने लगी, हाहाकार मच गया। तो उनके पिता ने कहा हमने कुछ नहीं सुना। दूसरा उनसे प्रश्न हुआ कि क्या होना चाहिए? तो उन्होंने कहा मुकदमा चले, विकास की गिरफ्तारी हो जाए, मुकदमा चले। बोले मुकदमा? बोले हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ लेंगे, हम सब जानते हैं, उसमें हम कोई दिक्कत नहीं। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस शहीद के परिवार के लड़के को नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। बिकरू गांव में ललन वाजपेयी कल मेरे साथ थे, जिनके घर पर हमला हुआ था, वो शिवली के चेयरमैन थे उस वक्त, हरीश जी। 3 लोग मारे गए थे उनके घर के चौतरे पर। चेयरमैन था, गवाह नहीं टिका पाया, ना शासन ना चेयरमैन मिलके। 3 लोग मारे गए थे, 3 लाशें उठी थी, नो वन किल्ड जस्का हो गया। इसलिए सवाल बड़ा है जी। मैं फिर कहूंगा, चलिए गिरफ्तारी नहीं हो पाई, उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं पकड़ पाई, चलो छोड़ो, पानी डालो, लेकिन ये जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाई जानी चाहिए। आज से, अभी से विकास जब कानपुर पहुंचेगा तब पहुंचेगा, रात में पहुंचे या सुबह पहुंचे, लेकिन ये तो तैयारी आज से होनी चाहिए कि गवाह सुरक्षित रहे। हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस का इकबाल इस बात पर निर्भर करेगा कि इस जघन्यतम हत्याकांड के गवाह सुरक्षित रहते हैं या नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश श्रीवास्तव जी, सुनील सिंह साजन जी, सचिन रावत जी, प्रेमकांत तिवारी जी, जी सवाना जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गवाहों को धमकाने का इतिहास बहुत पुराना है, गवाहों को अब सुरक्षा खास देनी होगी ऐसा लगता है।
और इसीलिए इस महापंचायत के जरिए चर्चा ये, गवाहों को विकास से बचाओ। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।